कहानी की शुरुआत होती है चार दोस्तों से जो एक यॉट पर छुट्टियां एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक बोट के नीचे से एक जोरदार टक्कर की आवाज आती है और अगले ही पल एक शार्क जहाज को तोड़ते हुए अंदर घुस आती है। चारों तरफ लकड़ी के टुकड़े उड़ने लगते हैं। घबराए हुए चारों लोग सीधे ठंडे समुद्र में गिर जाते हैं। जैसे ही वे पानी में गिरते हैं, शार्क तुरंत अपने बायोलॉजिकल रडार से उनकी लोकेशन पकड़ लेती है और एक काले साए की तरह उनकी तरफ तेजी से बढ़ती है। ठीक आखिरी पल में पास ही मौजूद एक शार्क ट्रेनर समय पर पहुंच जाता है। वह तुरंत 2 रस्सियां फेंकता है और किसी तरह उस बेकाबू खतरनाक शार्क को पकड़कर वापस ले जाता है। लेकिन इस घटना के बाद जहां शार्क ने टूरिस्ट्स पर हमला किया, मीडिया में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये कोई आम शार्क नहीं थी बल्कि एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाई गई सुपर क्रिएचर होती है जो एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी के सीक्रेट प्रोजेक्ट है। इस कंपनी ने न्यूरोलॉजिकल बीमारियों की दवा बनाने के लिए समंदर की गहराई में एक खतरनाक लैब भी बनाई होती है। उनका प्लान शार्क के दिमाग से खास एक्टिव सब्सटेंस निकालकर अल्जाइमर जैसी बीमारी का इलाज करना होता है। जब यह हमला न्यूज की हेडलाइन बन जाता है तो प्रोजेक्ट का मुख्य निवेशक, जिसे लोग ओल्ड ब्लैक कहते हैं, चिंता में पड़ जाता है। उसे डर होता है कि अगर यह रिसर्च फेल हो गई या गलत तरीके से सामने आई तो कंपनी के शेयर और मार्केट वैल्यू गिर सकती है और उसे भारी नुकसान हो सकता है। इसलिए वह फंडिंग रोकने का फैसला करता है। लेकिन प्रोजेक्ट की हेड सुसान पूरी ताकत से उसे समझाती है और वादा करती है कि सिर्फ आखिरी 48 घंटे में वे बड़ा रिजल्ट दिखा देंगी। वह भरोसा दिलाती है कि इसके बाद कंपनी को जबरदस्त फायदा होगा। सुसान की इस बात से निवेशक फिर से उत्साहित हो जाता है और खुद उस खतरनाक अंडर वाटर लैब में जाकर प्रोजेक्ट की असली हालत देखने का फैसला करता है। जब वह सुसान के साथ लैब पर पहुंचता है तो वह एक शार्क ट्रेनर कार्टर को पानी में कूदकर एक विशाल शार्क के साथ बेहद करीब से इंटरैक्ट करते हुए देखता है। इतनी खतरनाक और तेज शार्क के सामने कार्टर बेहद स्मार्ट मूव से उसकी पीठ पर चढ़ जाता है, उसे कंट्रोल करता है और आराम से उसके दांतों के बीच फंसी एक मेटल प्लेट निकालकर सुसान के सामने फेंक देता है। यह देखकर निवेशक कार्टर की स्किल से काफी इम्प्रेस हो जाता है, लेकिन कार्टर बस हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि शार्क असल में इंसानों को खाना पसंद नहीं करती, उनका हमला ज्यादातर जिज्ञासा की वजह से होता है। तभी मरीन बायोलॉजिस्ट जेनिस आगे बढ़कर निवेशक को पूरे बेस के बारे में बताती है। वह बताती है कि अभी जो शार्क उसने देखी वे नॉर्मल साइज की थी, लेकिन दूर एक आइसोलेशन पूल में 3 स्पेशल एक्सपेरिमेंटल शार्क रखी गई हैं, 2 पहली जनरेशन की और एक दूसरी जनरेशन की। वह यह भी बताती है कि आज वीकेंड है, इसलिए ज्यादातर स्टाफ घर जा चुका है और इस समय सिर्फ कुछ ही कोर मेंबर्स बेस पर मौजूद हैं। यह बेस पहले दूसरे विश्व युद्ध के दौरान एक सबमरीन बेस था, जिसे अब रिसर्च सेंटर में बदल दिया गया है। इसका लगभग 80% हिस्सा पानी के नीचे है, जो 3 लेवल में बंटा है। सबसे नीचे स्टाफ क्वार्टर, उसके ऊपर लैब्स और सबसे ऊपर इंजीनियरिंग सेक्शन और अंडर वाटर एंट्री पॉइंट। बाकी 20% हिस्सा पानी के ऊपर है, जहां मजबूत दीवारें बनाई गई हैं ताकि शार्क बाहर न निकल सकें। रात में सभी लोग इकट्ठा होकर सुसान का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और साथ ही निवेशक का स्वागत भी करते हैं। लेकिन उसी समय पानी के नीचे काम कर रहा कार्टर एक चौंकाने वाला नजारा देखता है। 2 एक्सपेरिमेंटल शार्क मिलकर एक दूसरी नॉर्मल शार्क को मारकर खा जाती है। यह देखकर कार्टर हैरान रह जाता है, क्योंकि आमतौर पर शार्क को नहीं खाती और इस तरह टीम बनाकर शिकार करना तो उसने पहली बार देखा था। इसके बाद कार्टर चुपचाप सुसान के पास जाता है और उसे शार्क के अजीब व्यवहार के बारे में बताता है। वह कहता है कि ये शार्क अब एक झुंड की तरह मिलकर शिकार कर रही हैं, यहाँ तक कि इंसानों पर हमला करने के संकेत भी दिखा रही हैं। वह सुसान को सावधान रहने की सलाह देता है और कहता है कि अगर अभी टेस्टिंग शुरू की गई तो यह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन सुसान इस नेगेटिव जानकारी को नजरअंदाज कर देती है। वह नहीं चाहती कि रिसर्च स्लो हो, इसलिए वह कार्टर को सख्त हिदायत देती है कि वह यह बात निवेशक को न बताए, वरना प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा और सबकी नौकरी चली जाएगी। सुसान के जाने के बाद भी कार्टर के मन में एक अजीब सा डर बना रहता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। वह सिर्फ टेक्नीशियनों को सुरक्षा दीवार और मजबूत करने का आदेश देता है। रात होते होते आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक बड़ा तूफान आने के संकेत मिलने लगते हैं। अगले दिन सुबह रिसर्च प्लान के मुताबिक काम शुरू होता है। सुसान निवेशक को लैब में ले जाती है ताकि उसे उनका रिजल्ट दिखा सके। कार्टर अपने डाइविंग गियर के साथ पानी में उतरता है और शार्क पकड़ने का काम शुरू करता है। शार्क वाले एरिया को टाइटेनियम के मजबूत जाल से घेरा गया है और ऊपर लोहे की ऊंची बाड़ लगी है, जिससे यह पूरा सिस्टम एक किले की तरह सुरक्षित दिखता है। लेकिन तूफान की वजह से पानी के अंदर विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। जैसे ही कार्टर अंदर जाता है, अचानक सभी शार्क उस पर हमला कर देती हैं। उनकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि लोहे का जाल तक
तक मुड़ जाता है। कार्टर तुरंत अपनी गन उठाता है और एक शार्क को बेहोश करने की कोशिश करता है, लेकिन शार्क जैसे उसकी गन को पहचान लेती है और तुरंत पीछे हट जाती है। सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि ये शार्क पीछे की तरफ भी तैर सकती है, और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह कि पानी के अंदर लगे कैमरे एक एक करके टूटने लगते हैं। इससे साफ हो जाता है कि शार्क की बुद्धि और भी ज्यादा बढ़ चुकी है और वे अब प्लान बनाकर हमला कर रही हैं। लैब के अंदर सभी लोग टेंशन में आ जाते हैं और कार्टर की जान को लेकर चिंता करने लगते हैं। हालांकि हालात बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन अपने अनुभव की वजह से कार्टर किसी तरह एक शार्क को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। कंट्रोल रूम से तुरंत प्लेटफॉर्म ऊपर उठाया जाता है और उस बेहोश विशाल शार्क को सुरक्षित लैब में लाया जाता है। कार्टर को सुरक्षित देखकर सभी राहत की सांस लेते हैं और इस घटना को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। इसके बाद जेम्स तुरंत मशीनें चालू करता है और शार्क की पूरी बॉडी स्कैन करने लगता है। रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल दिखता है, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं होता कि यह एक्सपेरिमेंट जल्द ही एक बड़े खतरे की शुरुआत बनने वाला है। वैज्ञानिक जैसे ही बेहोश पड़ी विशाल शार्क के सिर पर उपकरण फिक्स करने वाले थे, तभी अचानक अगले ही पल शार्क झटके से जाग गई और वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरह चौंक गए। इस अचानक हुई घटना से सबके होश उड़ गए, लेकिन सिर्फ शार्क ट्रेनर कार्ट ही शांत रहा और उसने बिल्कुल सामान्य अंदाज में कहा कि शायद शार्क कोई बुरा सपना देख रही थी। खतरे की पूरी तरह जांच करने और यह सुनिश्चित करने के बाद कि अब कोई जोखिम नहीं है, सुसान ने दोबारा मशीन चालू की और बहुत सटीक तरीके से शार्क के दिमाग के हिस्से को लोकेट किया। इसके बाद उसने एक त्रिकोणीय पोजिशनिंग डिवाइस को बड़ी सावधानी से शार्क की खोपड़ी में घुसाया और फिर आधा मीटर लंबी एक खास डिजाइन की सुई निकाली, जिसे उसने बिना किसी गलती के शार्क के फ्रंट ब्रेन में डाल दिया ताकि उसके दिमाग के टिश्यू से खास प्रोटीन निकाला जा सके। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान शार्क ने हल्का सा संघर्ष भी किया। उसने थोड़ा बहुत छटपटाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद टीम सफल रही और उन्होंने कुल 5 मिलीलीटर ब्रेन प्रोटीन निकाल लिया। इसके तुरंत बाद सुसान ने उस निकाले गए प्रोटीन को एक अल्जाइमर के मरीज के कमजोर और कम सक्रिय ब्रेन सेल्स में डालकर फ्यूजन टेस्ट शुरू किया। अगर यह प्रयोग अपने अनुमान के अनुसार सफल होता तो यह तकनीक हजारों ऐसे बुजुर्ग लोगों के लिए उम्मीद बन सकती थी जो याददाश्त खोने की बीमारी से जूझ रहे हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह थी कि प्रयोग का रिजल्ट बेहद शानदार निकला। शार्क से निकाला गया प्रोटीन इंसानों के डैमेज हुए न्यूरॉन्स के साथ इंटरैक्ट करने लगा, जिससे उनकी परमिएबिलिटी यानी कार्य करने की क्षमता काफी बढ़ गई और साथ ही सेल्स की स्ट्रक्चर भी पहले से ज्यादा मजबूत हो गई। पूरा प्रोसेस सिर्फ 6.5 सेकंड में पूरा हो गया और जो ब्रेन सेल्स पहले बिल्कुल निष्क्रिय और शांत थे, वे अचानक से जैसे फिर से जिंदा हो गए और उनमें नई ऊर्जा आ गई। यह नजारा सच में चौंकाने वाला था, क्योंकि इसका मतलब था कि अल्जाइमर जैसी बीमारी के इलाज की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठ चुका है, जो मेडिकल फील्ड के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि से कम नहीं था। वहां मौजूद हर एक सदस्य अपनी खुशी और उत्साह को छिपा नहीं पा रहा था और खासकर ओल्ड ब्लैक तो इतना खुश था कि उसके चेहरे से मुस्कान हट ही नहीं रही थी, क्योंकि वह समझ चुका था कि इस सफलता का सीधा असर कंपनी के शेयर प्राइस पर पड़ेगा, जो कई गुना तक बढ़ सकते हैं। एक निवेशक होने के नाते वह इस पूरी सफलता का सबसे बड़ा फायदा उठाने वाला था। लेकिन तभी इस प्रयोग में शार्क के योगदान के लिए उसे धन्यवाद देने के इरादे से जेम्स ने एक सिगार जलाया और उसे एक तरह से सम्मान देने की कोशिश की। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले ही पल क्या होने वाला है। अचानक शार्क फिर से जाग गई और बिना किसी चेतावनी के उसने झटके से जेम्स पर हमला कर दिया और एक ही बार में उसका हाथ ऐसे चबा डाला जैसे वह कोई साधारण चीज हो। ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और पूरा माहौल डर और अफरा तफरी में बदल गया। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर जाने लगी और ऐसा लग रहा था कि शार्क अब अपने बंधन से आजाद हो जाएगी। इस गंभीर स्थिति को देखकर टेट सबसे पहले हरकत में आया। वह तेजी से किनारे की ओर भागा, इमरजेंसी कैबिनेट का शीशा तोड़ा और उसमें से एक शॉटगन निकाल ली ताकि वह तुरंत शार्क को मारकर हालात को काबू में ला सके। लेकिन तभी सुसान ने, जो इस रिसर्च के रिजल्ट को किसी भी हालत में बचाना चाहती थी, बिना एक सेकंड गंवाए कंट्रोल पैनल पर बटन दबाया और शार्क को वापस आइसोलेशन टैंक में भेज दिया। टेट को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसे यह बेहद खतरनाक लगा, लेकिन उस वक्त बहस करने का कोई समय नहीं था, क्योंकि सबसे जरूरी था जेम्स की जान बचाना। चूंकि उनका यह समुद्री रिसर्च बेस पूरी तरह से मेडिकल सुविधाओं से लैस नहीं था, इसलिए उन्होंने तुरंत कंट्रोल टावर से संपर्क करके एक मेडिकल रेस्क्यू हेलीकॉप्टर बुलाने का फैसला किया ताकि जेम्स को जल्दी से जल्दी इलाज के लिए ले जाया जा सके। उस समय बाहर मौसम बहुत खराब था, तेज तूफान और बारिश हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर समय पर वहां पहुंच गया। खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर स्थिर होकर लैंड नहीं कर पा रहा था, इसलिए क्रू मेंबर्स ने नीचे स्टील की रस्सी छोड़कर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। यह देखकर बाकी लोग जल्दी से जेम्स को उठाकर रेस्क्यू पॉइंट तक ले गए और उसे स्ट्रेचर पर रखकर उस रस्सी से बांध दिया, जिसके बाद उसे धीरे
धीरे धीरे ऊपर खींचा जाने लगा। जेम्स को सुरक्षित ऊपर भेजने के बाद बाकी लोग लड़खड़ाते हुए वापस सुरक्षित इलाके की ओर भागे और इस दौरान वे कई बार समुद्र की तेज लहरों की चपेट में आने से बाल बाल बचे। किसी तरह सभी लोग वापस बेस के अंदर पहुंच गए और थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन बाहर मौजूद रेस्क्यू हेलीकॉप्टर की हालत बहुत खराब हो गई थी। लगातार खराब मौसम का असर उस पर साफ दिखने लगा था। जैसे ही वे रस्सी को वापस खींचने की कोशिश कर रहे थे, अचानक स्टील की वायर में फंसाव आ गया और खींचने वाला सिस्टम जोर जोर से धुआं छोड़ने लगा। रस्सी ऊपर उठना बंद हो गई और अगले ही पल अचानक ढीली पड़कर छूट गई। बदकिस्मती से जेम्स सीधा नीचे गिर गया और बिल्कुल सटीक तरीके से शार्क के पाले गए क्षेत्र में जा गिरा। हेलीकॉप्टर अभी ऊपर उठ भी नहीं पाया था कि एक शार्क ने तुरंत स्ट्रेचर को अपने जबड़ों में जकड़ लिया। रस्सी पल भर में पूरी तरह तान गई और जो रस्सी उसकी जान बचाने के लिए थी वही अब खींचतान की रस्सी बन गई। शार्क की जबरदस्त ताकत के सामने हेलीकॉप्टर ऐसे हिलने लगा जैसे हवा में उड़ती कोई पतंग हो। ये सब देखकर लोग घबराकर जल्दी से दूसरी मंजिल के कंट्रोल रूम की ओर भागे और वहां लगे मॉनिटर पर इस डरावने दृश्य को देखने लगे। हेलीकॉप्टर पूरी तरह से नियंत्रण खो चुका था और कुछ ही सेकंड में वह जाकर सीधे कंट्रोल टावर से टकरा गया। जोरदार धमाका हुआ और देखते ही देखते पूरा टावर आग की लपटों में गिर गया। इस भयानक हादसे में 2 रेस्क्यू कर्मियों और टावर में मौजूद एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि उसने पूरे समुद्री प्रयोग केंद्र को बुरी तरह हिला दिया। जब विस्फोट पूरी तरह खत्म हुआ तब तक पूरा बेस बर्बादी का मंजर बन चुका था। हर तरफ मलबा फैला हुआ था और अंदर मौजूद लोग भी उसी प्रयोगशाला में फंस कर रह गए थे। उनकी संचार प्रणाली भी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिससे वे बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं कर पा रहे थे। अब उनके पास खुद अपनी जान बचाने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक ओल्ड ब्लैक की नजर किसी चीज पर पड़ी और उसकी आंखें फैल गईं। बाकी लोग भी उसकी नजर का पीछा करते हुए बाहर की ओर देखने लगे। उन्होंने देखा कि वही हाई इंटेलिजेंस वाली शार्क जेम्स को अपने मुंह में दबाए तेजी से तैर रही थी। किसी को कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला था कि तभी उस शार्क ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जेम्स को जोर से प्रयोगशाला की मोटी कांच की खिड़की पर दे मारा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मजबूत कांच में दरारें पड़ने लगीं और वह धीरे धीरे टूटने लगा। कांच की दरारें ऐसे फैल रही थीं जैसे किसी नक्शे की लाइनों की तरह, और जैसे ही पहला टुकड़ा जमीन पर गिरा वहां मौजूद सभी लोगों को आने वाले खतरे का एहसास हो गया। सबके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगा और बिना एक सेकंड गंवाए वे वहां से भागने लगे। उसी पल जो मोटी और मजबूत कांच की दीवार थी वह अब समुद्र के भारी दबाव को सहन नहीं कर पाई और जोरदार आवाज के साथ पूरी तरह टूट गई। अगले ही सेकंड समुद्र का उफनता हुआ पानी बहुत तेजी से प्रयोगशाला के अंदर घुसने लगा। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि कुछ भी संभालना मुश्किल हो गया। इसी अफरा तफरी के बीच बेबस जेम्स ने आखिरकार अपनी आखिरी सांस ली। शायद उसे खुद भी समझ नहीं आया होगा कि आखिर उसके साथ यह सब क्यों हुआ। बाकी लोग जानते थे कि अब उसे बचाना संभव नहीं है, इसलिए वे अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए प्रयोगशाला से बाहर निकलने लगे। समुद्र के तेज बहाव के खिलाफ लड़ते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर उन्होंने किसी तरह प्रयोगशाला का दरवाजा बंद कर दिया और फिलहाल अपनी जान बचाने में सफल हो गए। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं, बल्कि असली खतरा तो अभी शुरू हुआ था। जैसे ही ओल्ड ब्लैक ऊपर की मंजिल की ओर भागकर बचने की कोशिश करने लगा, कार्ट ने तुरंत उसे रोक लिया। उसने ध्यान दिया कि दरवाजे की दरारों से पानी अंदर रिस रहा है, जिसका मतलब था कि ऊपर जाने वाला समुद्री रास्ता पूरी तरह पानी में डूब चुका है। उसी समय एक तकनीशियन ने भी बताया कि जैसे ही बेस में पानी भरता है, लिफ्ट सिस्टम अपने आप बंद हो जाता है। इसका साफ मतलब था कि वे अब पूरी तरह अंदर फंस चुके हैं और बाहर निकलने का रास्ता बंद हो चुका है। कार्ट ने तुरंत बेस का नक्शा देखा और उसे एक दूसरा रास्ता नजर आया। उसने बताया कि वे गलियारे के अंत में मौजूद मेंटेनेंस टनल के जरिए नीचे तीसरी मंजिल तक जा सकते हैं और वहां से सबमरीन लेकर बाहर निकल सकते हैं। यह सुनकर सभी के अंदर थोड़ी उम्मीद जगी और वे तुरंत उस दिशा में बढ़ने लगे। लेकिन जैसे ही वे तेजी से गलियारे से गुजर रहे थे, उन्हें महसूस हुआ ये कि बगल में लगे स्टील के दरवाजे पर कोई लगातार जोर जोर से टक्कर मार रहा है। सुसान को लगा कि यह सिर्फ समुद्र के दबाव की वजह से हो रहा है, लेकिन कार्ट को इस पर शक था। उसकी बात खत्म होते ही अचानक एक रिवेट उछलकर बाहर आ गया। अब यह साफ हो गया था कि मामला इतना साधारण नहीं है। दरवाजे के बोल्ट एक एक करके टूटने लगे और ऐसा लग रहा था कि वह स्टील का दरवाजा किसी भी पल टूट सकता है। यह देखकर सभी लोग बिना समय गंवाए तेजी से आगे की ओर भागे
और गलियारे के अंत तक पहुंचने की कोशिश करने लगे। जैसे तैसे वे उस खतरनाक जगह को पार करके आगे बढ़े और समुद्र का पानी पूरी तरह गलियारे में भरने से पहले ही वे मेंटेनेंस टनल के अंदर घुस गए और फिलहाल अपनी जान बचाने में सफल रहे। किसी तरह जान बचाकर मेंटेनेंस टनल में पहुंचने के बाद ओल्ड ब्लैक गुस्से से भड़क उठा। अभी अभी जिस भयानक ताकत ने स्टील के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की थी, उसे याद करते हुए उसने साफ कह दिया कि यह कोई साधारण पानी का दबाव नहीं हो सकता, ये जरूर किसी शार्क का काम है। जब कार्ट ने भी उसकी बात की पुष्टि कर दी तो वह पूरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर कैसी शार्क इतनी जबरदस्त ताकत रख सकती है कि स्टील का दरवाजा तक तोड़ दे। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि इन शार्क में अचानक इतनी समझदारी कैसे आ गई। उसने याद किया कि कैसे पहले शार्क ने जेम्स को मुंह में पकड़कर जानबूझकर कांच पर पटका था, जबकि उसके पास आसान शिकार पहले से ही था। यानी वह सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि सोच समझकर हमला कर रही थी। ऐसी समझदार शार्क उसने पहले कभी नहीं देखी थी। इस पर कार्ट ने शांत रहते हुए समझाया कि अगर शार्क को पर्याप्त जगह मिले तो दूसरी पीढ़ी की शार्क कई टन तक का जोर पैदा कर सकती है, जो एक बेकाबू भारी ट्रक के बराबर होता है। लेकिन ओल्ड ब्लैक को अब भी कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसने कहा कि शार्क ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश सिर्फ मजे के लिए नहीं की होगी, वह जरूर किसी खास मकसद से ऐसा कर रही है। ये बात कहते हुए उसने सुसान की ओर मुड़कर सख्त आवाज में पूछा कि आखिर उसने उन शार्क के साथ क्या किया है। लगातार दबाव में आने के बाद सुसान ने आखिरकार सच बता ही दिया। उसने कहा कि शार्क के दिमाग में प्राकृतिक रूप से प्रोटीन की मात्रा कम होती है और ज्यादा प्रोटीन निकालने के लिए उसने और जेम्स ने मिलकर जीन इंजीनियरिंग के नियमों का उल्लंघन किया। उन्होंने चुपचाप जीन एडिटिंग तकनीक का इस्तेमाल करके शार्क की खोपड़ी का आकार बढ़ा दिया, जिससे उनके दिमाग में ज्यादा प्रोटीन बन सके। लेकिन इस प्रक्रिया का साइड इफेक्ट यह हुआ कि शार्क की बुद्धि असामान्य रूप से बढ़ गई और उनका शरीर भी पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और ताकतवर हो गया। यह सुनकर ओल्ड ब्लैक गुस्से से भर गया और उसने सुसान को पागल तक कह दिया। उसके हिसाब से उसने सबको मौत के मुंह में धकेल दिया था, लेकिन सुसान को अपने काम पर कोई पछतावा नहीं था। उसके अनुसार अगर विज्ञान में आगे बढ़ना है तो नियमों को तोड़ना जरूरी होता है और उसका मानना था कि इस खोज से भविष्य में अनगिनत लोगों की जान बचाई जा सकती है। लेकिन उस समय वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को उसके रिसर्च की परवाह नहीं थी, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह था कि वे खुद यहाँ से जिंदा कैसे निकलेंगे। सभी को यह बात समझ आ चुकी थी कि जिन 3 शार्क पर लगातार प्रयोग किए गए थे वे अब इंसानों जैसी सोचने की क्षमता हासिल कर चुकी हैं और अब वे फिर से प्रयोग का शिकार नहीं बनना चाहती। इसलिए उन्होंने बदला लेने का फैसला किया है और वे प्रयोगशाला में मौजूद हर इंसान को मारना चाहती हैं। ये सोचते ही सभी लोग तुरंत कार्ट की योजना के अनुसार नीचे की मंजिल की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि अगर वे जल्दी नहीं निकले तो पूरा बेस कभी भी पानी में डूब सकता था। लेकिन जब वे लोग नीचे वाले हिस्से में पहुंचे और सबमरीन के जरिए भागने की उम्मीद की तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने देखा कि सबमरीन पहले ही शार्क द्वारा बुरी तरह तोड़ दी गई थी और अब वह इस्तेमाल के लायक नहीं बची थी। उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई थी। ऐसे में ओल्ड ब्लैक ने सुझाव दिया कि वे लोग सीधे पानी के रास्ते तैरकर बाहर निकलने की कोशिश करें, लेकिन इस पर तकनीशियन ने तुरंत विरोध किया। उसने कहा कि पानी में अभी भी कई शार्क घूम रही हैं और अगर वे बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो रास्ते में ही उनका शिकार बन जाएंगे। इसके बाद उसने बताया कि यहाँ एक मेंटेनेंस के लिए बनी सीढ़ी भी है जो सीधे ऊपर की मंजिल तक जाती है और वही उनका एकमात्र सुरक्षित रास्ता हो सकता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी समस्या भी थी। किसी को नहीं पता था कि ऊपर की स्थिति कैसी है। लिफ्ट एरिया पहले ही खराब हो चुका था और अगर धमाके से ऊपर का हिस्सा भी नष्ट हो गया होगा तो वहाँ का प्रेशर सिस्टम भी खत्म हो चुका होगा। इसका मतलब यह था कि जैसे ही वे उस दरवाजे को खोलेंगे पानी का संतुलन बिगड़ जाएगा और समुद्र का सारा पानी अंदर घुस जाएगा, जिससे पूरा बेस पूरी तरह तबाह हो सकता है। इस स्थिति में सुसान ने कहा कि बैठकर मौत का इंतजार करने से बेहतर है कि वे शार्क का सामना करें, शायद उसमें बचने का थोड़ा मौका मिल जाए। लेकिन तकनीशियन ने उसकी बात को पूरी तरह खारिज कर दिया और कहा कि यह बिल्कुल बेवकूफी है, क्योंकि कोई भी इंसान शार्क से तेज नहीं तैर सकता और वह खुद तो पानी में उतरकर उनका सामना करने की हिम्मत नहीं रखता। वह अभी भी यही चाहता था कि वे दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करें। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगी और माहौल तनावपूर्ण हो गया। तभी ओल्ड ब्लैक ने बीच में आकर उन्हें रोका और एक लीडर की तरह सबको समझाया। उसने कहा कि इस वक्त आपस में लड़ने का समय नहीं है, क्योंकि उसने पहले भी ऐसी स्थिति का सामना किया है जब लोग आपसी झगड़े में अपनी जान गंवा बैठे थे। उसने सभी को एकजुट रहने के लिए कहा और समझाया कि अगर वे साथ रहेंगे तभी उनके बचने की उम्मीद है। उसने तकनीशियन की योजना को मान लिया और कहा कि अगर दरवाजा खोलने से पानी अंदर आ सकता है तो उन्हें पहले इस पुल को बंद करने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की तभी अचानक एक खौफनाक घटना हुई। सबके सामने ओल्ड ब्लैक को एक शार्क ने पल भर में निगल लिया। यह दृश्य इतना डरावना था कि बाकी सभी लोग वहीं के वहीं सन्न रह गए। अब उन्हें समझ आ गया था कि पानी में कूदना कितना खतरनाक है और उन्होंने तुरंत फैसला किया कि वे मेंटेनेंस
सीढ़ी का ही इस्तेमाल करेंगे। सभी ने मिलकर दरवाजा खोला, लेकिन जैसे ही वह खुला तुरंत प्रेशर का संतुलन बिगड़ गया और तेजी से पानी अंदर घुसने लगा। इससे साफ हो गया कि ऊपर का हिस्सा पहले ही टूट चुका है। घबराहट में सभी लोग तुरंत लिफ्ट शाफ्ट के अंदर घुस गए। जैसे जैसे पानी तेजी से भरने लगा, सुसान और जेनिस जल्दी जल्दी सीढ़ियों पर चढ़ने लगी, जबकि टेट और तकनीशियन पानी में उतरकर पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने में लग गए। दरवाजा बंद करने के बाद वे भी ऊपर की ओर चढ़ने लगे, लेकिन लिफ्ट शाफ्ट के अंदर हालात अब भी बहुत खराब थे। ऊपर का रास्ता आग की लपटों से बंद था और जलते हुए मलबे के टुकड़े लगातार नीचे गिर रहे थे, जिससे आगे बढ़ना असंभव हो गया। मजबूर होकर सभी ने फैसला किया कि वे पहले ऊपर वाली मंजिल तक पहुंचेंगे और फिर वहां से सीढ़ियों के जरिए बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। इस समय ऊपर की मंजिल पर मौजूद किचन भी पानी में डूब चुका था। वहां का शेफ अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जेनिस पानी में कांप रही थी और डर के मारे कुछ समझ नहीं पा रही थी। तभी उसने अपने पीछे पानी में हलचल की आवाज सुनी। वह डरते डरते पीछे मुड़ी और उसने देखा कि एक शार्क गलियारे में इधर उधर घूम रही है। ये देखकर शेफ बुरी तरह डर गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। शार्क ने भी उसे देख लिया और तेजी से उसका पीछा करने लगी। जान बचाने के लिए शेफ किसी तरह वापस किचन में घुस गया और एक कोने में छिपते हुए उसने पास पड़ा एक फ्राइंग पैन उठा लिया ताकि जरूरत पड़ने पर वह खुद का बचाव कर सके। लेकिन अजीब बात यह थी कि शार्क ने उसे नोटिस ही नहीं किया और दूसरी दिशा में मुड़ गई। खतरा टलता देख शेफ ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह सतर्क रहा। उसने फ्राइंग पैन छोड़कर एक फायर एक्स उठाया और खुद को सुरक्षित रखने के लिए किचन के रैक पर चढ़ने का फैसला किया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि किचन का दरवाजा चुपचाप खुल चुका है और फिर धीरे से बंद भी हो गया है। जब उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी तो उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। उल्टा उसका पालतू तोता अचानक उड़कर उसके पास आ गया, जिससे वह खुद ही घबरा गया और लगभग गिर ही पड़ा। तोता उड़कर एक बर्तन के किनारे पर बैठ गया। शेफ ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि अचानक उस पर हमला हो गया। इस अचानक हमले से वह बुरी तरह घबरा गया और पूरा का पूरा रैक समेत पानी में गिर पड़ा। वह जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और चारों तरफ देखने लगा, किसी सुरक्षित जगह की तलाश में। इसके बाद वह पूरी ताकत से तैरते हुए ओवन की तरफ बढ़ने लगा, जबकि पीछे से शार्क लगातार उसका पीछा कर रही थी। डर के मारे उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा, इसलिए शेफ खुद को ओवन के अंदर बंद कर लेता है और तापमान भी 500 डिग्री से ऊपर सेट कर देता है। लेकिन शार्क इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो पागलों की तरह बार बार ओवन के कांच के दरवाजे से टकराने लगती है और अंदर का तापमान भी तेजी से बढ़ता जा रहा था। एक शेफ होकर क्या आज उसे इसी ओवन में मरना पड़ेगा? ऐसे जानलेवा हालात में शेफ अपना पहले से तैयार रखा फायर एक्स निकालता है और पूरी ताकत से ओवन के लोहे के बाहरी हिस्से को काटने और लात मारने लगता है। जैसे ही शार्क जोर लगाकर कांच तोड़ने के लिए टकराती है, उसी पल शेफ किसी तरह एक छोटा सा रास्ता बना लेता है और तुरंत बाहर निकल जाता है। फिर मौका देखकर जब शार्क का सिर ओवन में फंसा होता है, वो तुरंत पानी में कूद जाता है और पूरी ताकत से किचन के एग्जिट की तरफ तैरने लगता है, क्योंकि अब टूटे हुए गैस ओवन की वजह से पूरा किचन गैस से भर चुका था। इस पूरी तरह अकेली और खतरनाक स्थिति में वो बिना सोचे अपना लाइटर निकालता है, उसे जलाकर शार्क की तरफ फेंक देता है। गैस के कारण जोरदार धमाका होता है और वो एक शार्क को मार गिराता है। शेफ इस मुसीबत से बच निकलता है, लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। तभी एक और शार्क अचानक दरवाजा तोड़कर अंदर घुसती है और पानी के साथ एलिवेटर शाफ्ट में आ जाती है। तेजी से बढ़ते पानी और सामने खड़ी खतरनाक शार्क को देखकर कार्टर बहादुरी दिखाता है। वो बाकी लोगों को जल्दी ऊपर जाने के लिए कहता है, जबकि खुद नीचे की तरफ बढ़ जाता है। वो सेकंड फ्लोर के दरवाजे तक पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश करता है। उसका प्लान ये था कि अगर अंदर पूरा पानी नहीं भरा है तो बाहर का पानी अंदर लाकर पानी के लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है, जिससे उन्हें थोड़ा और वक्त मिल जाएगा। वरना पानी की स्पीड इतनी तेज थी कि शार्क जल्दी ही उन तक पहुंच जाती। आखिरकार जब पानी लगभग दरवाजे तक पहुंच जाता है, कार्टर पूरी ताकत लगाकर भारी दरवाजा खोल देता है। अंदर का पानी तेज धार की तरह बाहर निकलता है। वो तुरंत मुड़कर सीढ़ी पकड़ता है और तेजी से ऊपर चढ़ने लगता है, किसी तरह शार्क के हमले से बचते हुए। ऊपर खड़े लोग उसे बचते देख राहत की सांस लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो ऊपर चढ़ रहे होते हैं, पुरानी सीढ़ी का एक स्क्रू अचानक टूट जाता है और सीधा टेक्नीशियन के माथे पर लगता है। पूरी सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाती है। हालांकि सीढ़ी बीच में अटक जाती है, लेकिन जेनिस पकड़ नहीं पाती और सीधे उफनते पानी में गिर जाती है। कार्टर तुरंत उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन दोनों पूरी कोशिश के बावजूद एक दूसरे तक नहीं पहुंच पाते। तभी शार्क मौका देखकर उसे पकड़ लेती है और एक ही झटके में नीचे खींच ले जाती है। सब लोग बस देखते रह जाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते। जेनिस, जो जेम्स की प्रेमिका थी, अब मर चुकी थी। अब पानी लगातार बढ़ रहा था और 3 लोग हवा में फंसे हुए थे। सीढ़ी टूट चुकी थी, ऊपर चढ़ना नामुमकिन था। वो पूरी तरह से हार मान चुके थे
और मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक फिर से जोरदार टक्कर की आवाज आती है। उन्हें लगता है कि कोई शार्क ऊपर से दरवाजा तोड़ रही है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो सामने शेफ खड़ा होता है, जैसे किसी भगवान की तरह जो उन्हें बचाने आया हो। वो एक कपड़े की रस्सी नीचे फेंकता है और तीनों को सुरक्षित बाहर निकाल लेता है। बचने के बाद वो लोग सीढ़ियों से ऊपर जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन शेफ बताता है कि सारी सीढ़ियां पहले ही पानी में डूब चुकी हैं। पूरा बेस अब लगभग समुद्र के नीचे जा चुका था। अच्छी बात ये थी कि जिस फ्लोर पर वो थे वो पानी की सतह से सिर्फ 20 मीटर नीचे था। कार्टर सुझाव देता है कि वो इमरजेंसी एग्जिट से सीधे तैरकर बाहर निकल सकते हैं, लेकिन रास्ता पहले ही पानी में डूब चुका था। तभी टेक्नीशियन को याद आता है कि इस फ्लोर पर एक इमरजेंसी पंप है जो पानी निकाल सकता है। अगर वो जनरेटर चालू कर दें और पंप से पानी निकाल दें तो सीढ़ियों से ऊपर जाया जा सकता है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। चारों एक कमरे में इकट्ठा होते हैं, थोड़ी देर सांस लेते हैं और फिर कार्टर और टेक्नीशियन जान जोखिम में डालकर डूबे हुए कंट्रोल रूम में जाते हैं ताकि जनरेटर चालू कर सकें। वहीं शेफ और सुसान बाहर रुककर उनका इंतजार करते हैं, लेकिन सुसान अपने रिसर्च डेटा को छोड़ नहीं पा रही थी। उसे अपने सालों की मेहनत बर्बाद होते देखना मंजूर नहीं था। वो शेफ की बात नहीं मानती और अपने कमरे में डेटा लेने वापस जाने का फैसला करती है। उसे लगता था कि अगर ये डेटा नहीं बचा तो सबकी कुर्बानी बेकार हो जाएगी। उधर सबसे बड़ी वाली शार्क आराम से कंट्रोल रूम के बाहर चक्कर लगा रही थी। इधर टेक्नीशियन किसी तरह जनरेटर चालू करने में सफल हो जाता है, लेकिन वो अभी पंप सिस्टम शुरू ही करने वाला होता है कि अचानक पीछे से वही विशाल शार्क हमला कर देती है। पलक झपकते ही वो अपने बड़े जबड़ों से टेक्नीशियन को जकड़ लेती है और दीवार से चिपकाकर उसका शरीर 2 हिस्सों में चीर देती है। ये खौफनाक मंजर देखकर कार्टर बुरी तरह डर जाता है और जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगता है, लेकिन शार्क उसका पीछा नहीं छोड़ती। जैसे तैसे आखिरी पल में कार्टर एक दरवाजा खोलकर बच निकलता है और भागते भागते एलिवेटर शाफ्ट तक पहुंच जाता है, जहां शेफ उसे ऊपर खींचकर बचा लेता है। इस तरह उनका पूरा प्लान फेल हो जाता है और एक और जान चली जाती है। दूसरी तरफ सुसान अपने कमरे में पहुंचती है और देखती है कि वहां भी पानी भर चुका है। वो हिम्मत करके अंदर जाती है, चाबी से लॉक खोलती है और आखिरकार अपने रिसर्च पेपर्स निकाल लेती है, लेकिन खुशी मनाने से पहले ही उसे पीछे से पानी में हलचल महसूस होती है, जिससे वो डर कर जोर से चिल्ला उठती है। जब वो ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि वो सिर्फ एक नकली शार्क मॉडल था। वो थोड़ी राहत की सांस लेती है, लेकिन तभी असली शार्क उस पर हमला करने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। वो तुरंत टेबल के पीछे छुप जाती है और किसी तरह शार्क के पहले हमले से बच जाती है। फिर घबराकर ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन इसी अफरा तफरी में उसके हाथ से सारे रिसर्च पेपर्स पानी में गिर जाते हैं। वो उन्हें वापस लेने की कोशिश करती है, लेकिन चालाक शार्क उसे मौका ही नहीं देती। अब वो पूरी तरह फंस चुकी थी। आगे मौत, पीछे कोई रास्ता नहीं। ऐसे में अचानक उसकी नजर एक बल्ब पर पड़ती है और उसे एक आइडिया आता है। वो तुरंत हाई वोल्टेज पावर लाइन निकालती है और अपनी जैकेट उतार देती है। फिर वो भीगे हुए कपड़ों पर खड़ी हो जाती है और एक तरह से कंडक्टर और इंसुलेटर का प्रयोग करती है। उसके हाथ में नंगी बिजली की तार होती है और उसी समय शार्क तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। जैसे ही शार्क अपना बड़ा मुंह खोलती है, सुसान झट से बिजली वाली तार उसके मुंह में घुसा देती है। तेज करंट लगते ही शार्क बुरी तरह तड़पने लगती है और कुछ ही सेकंड में मर जाती है। हवा में जली हुई मछली जैसी गंध फैल जाती है। हालांकि उसने एक और शार्क को खत्म कर दिया, लेकिन उसके सारे रिसर्च पेपर्स भी पानी में बर्बाद हो जाते हैं। अब सिर्फ एक ही शार्क बची थी। उधर कार्टर और बाकी लोग जानते हैं कि उनका प्लान फेल हो चुका है। टेक्नीशियन मर चुका है और पंप भी चालू नहीं हुआ। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलना। लेकिन ये बेहद खतरनाक था, क्योंकि इसका मतलब था सीधे शार्क के सामने जाना। इसलिए कार्टर एक चालाक प्लान बनाता है। वो एक लाइफ जैकेट को फायर एक्सटिंग्विशर से बांध देता है ताकि वो पानी में तैरता रहे और अपने चमकीले रंग से शार्क का ध्यान खींचे। फिर वो एग्जिट का वाल्व खोलता है, जिससे पानी अंदर भर जाता है और अंदर बाहर का प्रेशर बराबर हो जाता है। पानी भरते ही वो लोग फ्लोट होकर ऊपर की तरफ पहुंचते हैं। जैसे ही पानी उनके सिर के ऊपर तक पहुंच जाता है, कार्टर दरवाजा खोल देता है और तीनों एक एक फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बाहर तैर जाते हैं। शार्क का ध्यान भटकाने के लिए वो एक्सटिंग्विशर छोड़ देते हैं, जिससे बुलबुले बनते हैं और शार्क कंफ्यूज हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर वो तेजी से ऊपर की तरफ तैरते हैं। जल्दी ही शार्क को उनका पता चल जाता है और वो टॉर्पीडो की तरह उनकी तरफ बढ़ती है, लेकिन बिखरे हुए एक्सटिंग्विशर और बुलबुलों की वजह से उसका निशाना गड़बड़ा जाता है और तीनों किसी तरह बचते हुए समुद्र की सतह तक पहुंच जाते हैं। लगता था अब वो सुरक्षित हैं, लेकिन तभी शार्क शेफ को पकड़ लेती है और उसके पैर को जोर से काट लेती है। एक पल में पानी खून से लाल हो जाता है। शार्क उसे इधर उधर घसीटने लगती है। कार्टर और सुसान को लगता है कि अब शेफ नहीं बचेगा और वो किनारे की तरफ तैरने लगते हैं, लेकिन शेफ हार मानने वालों में से नहीं था। वो अपनी आखिरी ताकत जुटाता है और अपने गले में पहना हुआ क्रॉस निकालकर शार्क की आंख में घोंप देता है। तेज दर्द से शार्क उसे छोड़ देती है और शेफ किसी तरह बच निकलता है। ये नजारा देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। वो तुरंत वापस आकर शेफ को बचाते हैं और उसे किनारे तक ले आते हैं। थोड़ी प्राथमिक इलाज के बाद उसका खून बहना रुक जाता है, लेकिन तभी कार्टर नोटिस करता है कि पूरा बेस अभी भी धीरे धीरे डूब रहा है।
कार्टर को अचानक समझ आता है कि अब उनके और शार्क के बीच सिर्फ एक पतली सी लोहे की जाली बची है। तभी उसे सब कुछ क्लियर हो जाता है। ये शार्क शुरू से ही यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रही थी। वो लोगों का पीछा सिर्फ बदला लेने के लिए नहीं कर रही थी, बल्कि उन्हें इस्तेमाल कर रही थी बाहर निकलने के लिए। दरअसल लैब का नीचे वाला हिस्सा टाइटेनियम से बना था, जिसे शार्क तोड़ नहीं सकती थी, लेकिन ऊपर की तरफ सिर्फ साधारण स्टील की जाली थी। इसलिए शार्क ने पहले पूरे बेस को पानी में डुबोया और फिर लोगों को मजबूर किया कि वो इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलें, ताकि वो भी उनके साथ सतह तक पहुंच सके। अगर बेस पूरी तरह डूब जाता तो शार्क आसानी से खुले समुद्र में निकल जाती। ये बात समझते ही सुसान तुरंत फैसला करती है कि इस खतरनाक शार्क को यहीं खत्म करना होगा, क्योंकि ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड शार्क थी। अगर ये बाहर निकल गई तो समुद्र और इंसानों दोनों के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। उधर शार्क भी तेजी से जाली पर हमला करना शुरू कर देती है। दोनों जल्दी जल्दी एक प्लान बनाते हैं। उन्हें एक हार्पून गन, मछली मारने वाली बंदूक और एक बड़ी बैटरी मिलती है। वो गन में बारूद भरते हैं और उसे एक तरह का बम बना देते हैं। प्लान ये था, जैसे ही कार्टर शार्क को गोली मारेगा, सुसान तुरंत वायर को बैटरी से जोड़ देगी, जिससे बम फट जाएगा और शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सब कुछ प्लान के मुताबिक था, लेकिन जब कार्टर फायर करने जाता है तो शार्क उसकी रेंज से बाहर होती है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि शार्क पानी के अंदर ही रह रही थी और ऊपर नहीं आ रही थी, जिससे उसे निशाना बनाना मुश्किल हो रहा था। हालात बिगड़ते देख सुसान खुद रिस्क लेने का फैसला करती है। वो अपने हाथ को काटती है और खून बहने देती है, फिर खुद ही पानी में कूद जाती है ताकि शार्क को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। शार्क खून की गंध सूंघते ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है। सुसान उसे अपनी तरफ खींचकर वापस किनारे की तरफ तैरने लगती है, लेकिन तभी एक और हादसा हो जाता है। वो जिस रेलिंग को पकड़कर ऊपर चढ़ना चाहती थी, वो अचानक टूट जाती है और वो फिर से पानी में गिर जाती है। अब शार्क बिल्कुल उसके सामने थी। कार्टर ये देखकर घबरा जाता है और बिना सोचे समझे पानी में कूद जाता है उसे बचाने के लिए, लेकिन इस बार किस्मत साथ नहीं देती। शार्क सीधे सुसान को निगल जाती है। ये देखकर हर कोई हैरान रह जाता है, क्योंकि आमतौर पर ऐसी कहानियों में हीरो हीरोइन बच जाते हैं, लेकिन यहाँ सुसान की मौत हो जाती है। अब शार्क का अगला निशाना कार्टर होता है। कार्टर हार नहीं मानता। वो अपने अनुभव का इस्तेमाल करता है और शार्क के हमलों से बचते हुए उसके ऊपर चढ़ जाता है। वो उसकी पीठ पकड़कर उससे लड़ने लगता है। शार्क उसे झटकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो मजबूती से टिका रहता है। तभी अचानक घायल शेफ सामने आता है, जिसके हाथ में वही हार्पून गन होती है जिसमें बम लगा था। वो निशाना लगाकर गोली चलाता है, लेकिन गलती से वो सिर्फ शार्क को ही नहीं बल्कि कार्टर को भी भेद देता है। दोनों एक साथ फंस जाते हैं। अब हालत और भी खराब हो जाती है। कार्टर समझ जाता है कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए वो चिल्लाकर शेफ से कहता है कि तुरंत बम को उड़ा दे। लेकिन तभी शार्क तेजी से पानी के अंदर भागने लगती है ताकि बम लेकर दूर निकल सके। शेफ दुविधा में पड़ जाता है। अगर अभी बम उड़ाता है तो कार्टर भी मारा जाएगा। उसी वक्त आखिरी कोशिश में कार्टर जाली को पकड़कर खुद को शार्क से अलग कर लेता है। बस यही मौका था। शेफ तुरंत वायर को बैटरी से जोड़ता है और जोरदार धमाका होता है। शार्क के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आखिरकार वो खतरनाक हाई इंटेलिजेंस शार्क खत्म हो जाती है। शेफ को लगता है कि कार्टर भी मर चुका है, लेकिन तभी कार्टर पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखता है। वो जिंदा था। और इसी के साथ हमारी आज की कहानी खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।